तो और कैसे हो बच्चों, मैं हूं उत्कर्ष पांडे और आज मैं आप लोगों को फिर से अपना पुराना टॉपिक वही वेक्टर, उसके ढेर सारे क्वेश्चंस और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आज इस वीडियो में ख़त्म करने वाला हूं। चलो आओ शुरू से चलते हैं। सदिश के बारे में तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया था, बता दिया था कि नहीं यार? हाँ ना? हाँ बता ही दिया था। अदिश राशि के पास केवल परिमाण होता है, सदिश के पास परिमाण दिशा होती है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भैया हमने आपको बताया था, याद करिए, 3 बार घूमे फिर भी घर नहीं पहुंच पाए, तो इसीलिए डायरेक्शन के साथ चलना पड़ा, है कि नहीं? हाँ सर, आपने मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाया था। सदिशों के प्रकार भी मैंने बता दिए। समानांतर सदिश मतलब ऐसा, समान सदिश मतलब जितना बड़ा मैं उतना बड़ा तुम, दिशा तो सेम रहेगी रहेगी। विपरीत या ऋणात्मक बता दिया ना, जितना बड़ा है उतना बड़ा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। शून्य सदिश मतलब पॉइंट। एकांक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर जिसकी लंबाई क्या हो, मॉड ऑफ ए बराबर यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सदिशों का योग मैंने बताया था, तो सदिशों का योग मैंने कैसे बताया? जैसे ए सदिश है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है अपना ऐसा, तो मैंने क्या बताया? सदिशों का योग कैसे करेंगे? ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर ए रहा, बी वेक्टर ए रहा, ए हुआ अपना रिजल्टेंट, ए हुआ अपना क्या? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सर आपने ये तो बता दिया था, लेकिन सर आपने कैलकुलेशन नहीं बताई थी। ठीक है बच्चे, माना, आज सब करेंगे, चिंता मत करो। जैसे जैसे बता रहा हूँ बस वैसे वैसे सीखते जाओ, बेसिक बेसिक चीज़ें। कल मैंने कहा था वेक्टर की फीलिंग डेवलप करना, ये होमवर्क था। आज अपन सब कुछ करने वाले हैं। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम बताया था ना, वही जो पिछला वाला था वही त्रिभुज नियम है। ठीक है, एक इसका पैरेललोग्राम मेथड भी होता है। पैरेललोग्राम मेथड मतलब क्या होते हैं? वो ऐसे होता है, देखो जैसे ए वेक्टर को वहां पे हेड टू टेल मिला देते ना, यहाँ पे हेड टू टेल मिलाए हैं, इस पैरेललोग्राम वाले नियम में लिख लो, पैरेललोग्राम नियम अपन यूज करेंगे, वही यूज करेंगे, कौन सा? वही, लेकिन इसको अपन समझे रहेंगे, इसको अपन समझे रहेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम वाला नियम क्या था? मान लो ए वेक्टर बी है, ए वेक्टर ए है, तो अपन क्या करेंगे? पैरेललोग्राम बनाएंगे। ए वेक्टर को यहां बना दो और बी वेक्टर को यहां बना दो। साम काम वही करना है। जैसे बी वेक्टर पे मान लो ए वेक्टर जोड़ दिया तो ए वाला वेक्टर, या फिर ए वेक्टर में बी वाला वेक्टर जोड़ दिया तो ए ही वाला वेक्टर बना। अल्टीमेटली इनके टेल टू टेल से यहाँ पे जो अपने पैरेललोग्राम बनाया हो वो वेक्टर बोलते हैं आर वेक्टर। ठीक है, हाथी के दांत खाने के दो होते हैं, सॉरी खाने का एक होता है, दिखाने का एक होता है। ये दिखाने वाला है, दिखावा है कि नहीं? ये दिखाने का वेक्टर है। दो से अधिक सदिशों का योग क्या होगा? सर एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स। ठीक है, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि बस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर ऐसे जोड़ते चले जाओ। हाँ सर अपन जान गए, ऐसे 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 करते चले जाएंगे और अंतिम क्या करेंगे? सर ए बी सी डी ई है ना, हाँ सर यहाँ से ऐसे मिला देंगे, यही हो गया अपना क्या? आर वेक्टर। सर इतना लंबा बता दिया सर, कुछ कैलकुलेशन ही बता दो। ठीक है, वेट, आ रहे हैं अपन, आ रहे हैं। सदिशों का घटाव ये भी बता दिया था मैंने कि अगर एक वेक्टर ए है तो माइनस ए वेक्टर ए हो जाता है। तो अगर किसी बी वेक्टर में जोड़ना है तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो समझिए मान लो बी वेक्टर ए है तो उसमें ए वेक्टर जोड़े तो ए वेक्टर ए हो गया, तो ए हो गया क्या? ए प्लस बी। और उसी बी वेक्टर में अगर ए वाला जोड़ दिए माइनस ए वेक्टर, तो ए वाला वेक्टर क्या हो गया? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। समझने की छोटी सी बात है यार, अब इससे तो और कुछ इजी होता नहीं है, इजी इजी बातें। सदिशों के घटक के बारे में मैंने बताया था कि इसे अपन करते हैं, ये बहुत ही ढंग की चीज़ होती है, इसे समझो। ठीक है, क्या हुआ? मैंने कहा ये जो वेक्टर है, अपन वेक्टर सम ऑलरेडी जान चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लूँ और मैं बोलूँ कि अपना पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ए है, इन दोनों का सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर, तो मैं सी वेक्टर के कहूंगा सी वेक्टर का लंबवत, सॉरी
सी वेक्टर का ए लंबवत दिशा में एक हो गया अपने पास, जैसे दो लंबवत दिशाओं में मैंने सी के घटक फाइंड कर लिए, मतलब सी को तोड़ दिया ए वेक्टर और बी वेक्टर में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, और यहां पे क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, आपस में कैसे हैं, लंबवत हैं। समझ रहे हो बात को, मैंने लंबवत तोड़ा है क्योंकि इसका यूज पड़ेगा। क्या, आगे आते हैं, अभी बताऊंगा। प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट वन प्रोजेक्शन है, इसे जरा समझोगे। प्रोजेक्शन क्या होता है, कई बार कई जगहों पे इसका नाम आएगा, ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूं। लेट कर लो ऊपर से लाइट गिर रही है, ऊपर से क्या गिर रही है, लाइट गिर रही है। फीलिंग करना, जैसे मैंने अपना हाथ ऐसे रखा, अब बताओ हाथ की परछाई कितनी बड़ी बनेगी। सर हाथ की परछाई ना ये इतनी बड़ी बनेगी, बस यहीं तक आएगी। हाथ की परछाई देखो बच्चों, हाथ की परछाई अभी है ना, अभी बस ऊपर से ऐसे लाइन गिराओ, ऊपर से ठीक ऐसे लाइन गिराओ और बेस से ऐसे लाइन ले लो। समझ रहे हो कि नहीं, मैं कह रहा हूं इस चीज की, ये जो डंडा है मेरा, इसकी परछाई इस पे कितनी बड़ी बनेगी, तो सर इतनी बड़ी बनेगी, बस ऊपर से लाइट गिर रही हो, ऊपर से मेरा क्या हो, लाइट गिर रही हो, ठीक है, परछाई इतनी बड़ी बनेगी ना। इसकी लंबाई कितनी हुई, इसकी लंबाई इतनी हुई जितनी इसकी लंबाई हुई। इसकी लंबाई कितनी हुई, अगर यह लाइन इससे थीटा एंगल पर है और इसका मॉड क्या है, ए है, ए वेक्टर का मॉड ए है ना, लंबाई इसकी ए है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। प्रोजेक्शन समझना बहुत जरूरी है, फिर से समझ लो। मैं कह रहा हूं कि इसकी कितनी परछाई यहां गिर रही है, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन लाइन L1। L1 लाइन पर ए का प्रोजेक्शन, ए का क्या, ए की छाया, ए की क्या छाया, ए की कितनी छाया इस लाइन पर पड़ रही है, मतलब समझ लो ए का कौन सा, ए का कितना घटक L1 की लाइन में है, ठीक है। L1 और L1 के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है, L1 L1 के लंबवत दो दिशा हुई, L1 L1 के लंबवत, तो L1 के दिशा में ए का कितना घटक बन रहा है, बस इतनी बात समझो, ठीक है। तो कितना हुआ, ए कॉस थीटा। दूसरी चीज बता दूं भाई, नहीं आ रही हो तो बता दूं, इसके बाद नहीं बताऊंगा, इसे रट लो, लिख लो, और जो करना हो कर लो, बस इतना करो कि इसे बस आना, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब भी इस हाइपोटेनियस को, जो अपना कर्ण होता है, इसे थीटा एंगल से घुमाओगे, जब भी किसी लाइन का प्रोजेक्शन लोगे परपेंडिकुलर, मतलब उसके नीचे वाले थीटा एंगल पे, तो ये हो जाएगा एच कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ये बी है ना, इसे लिखोगे कॉस थीटा, मतलब एच कॉस थीटा बराबर बी। और अगर थीटा के अपोजिट जाओगे, परपेंडिकुलर जाओगे, तो लिखोगे साइन थीटा। क्या, साइन थीटा, एच साइन थीटा बराबर पी। जैसे बता रहा हूं ऐसे याद होना चाहिए। तीसरा, बी टू पी जब जाते हैं तो लिखते हैं टेन थीटा, जिस पे एंगल बना याद रखना, ठीक है। बी टू पी जब जाते हैं तो लिखते हैं क्या, टेन थीटा, ठीक है। जहां कहीं आपको लगे कि वीडियो तेज हो रही है, प्लीज जस्ट पॉज, रिपीट, 20 सेकंड पीछे जाके दोबारा देखो, ठीक है। सदिशों के बीच का कोण क्या होता है, सदिशों के बीच का कोण क्या होता है, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन बाद में करेंगे, जब दोनों की पूंछ मिला दी जाती है तो जो थीटा होता है उसे क्या बोलते हैं, सदिशों के बीच का कोण। या तो इनकी पूंछें मिला दो या तो इनके सिर मिला दो, ये दोनों थीटा बराबर होंगे। ऐसा नहीं कि यह अलग हो जाएगा, यह अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं दे देता हूं, मान लो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, खुद मिला के देख लो, ए दोनों मिले, देखो ए दोनों मिल रहे हैं ना, ए वाला एंगल मिला दे रहा हूं मैं तुम्हारे शौक के लिए, ए वाला एंगल थीटा हुआ ना अभी। दूसरी बार देखो, पूछे मिलाओ इनकी, बी, ए को नीचे लाओ, ए वेक्टर, ए वाला हुआ थीटा, जितना थीटा होगा वही ए भी होगा, क्योंकि अल्टरनेटली अपोजिट एंगल। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है,
दोनों बराबर होंगे, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। सिर मिलाओ, हेड टू हेड या टी टू टी, टेल टू टेल, पूंछ से पूंछ मिलाओ या सिर से सिर मिलाओ। बात समझ में आ गई? छोटी सी बात है यार, हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करते। कॉन्सेप्ट 2 है एडिशन का, कॉन्सेप्ट 2 है एडिशन का। प्रोजेक्शन आ गया ना मेरे बच्चे? बिल्कुल आ गया ना भाई? प्रोजेक्शन में डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अपन एडिशन पे, डाउट हो रिवर्स वीडियो, ठीक है, बैक जाओ। एडिशन को एक बार बताता हूं, एक बार में कट करिए, ठीक है। जैसे मानो अपने पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, अपने पास कौन सा वेक्टर है सर? ए वेक्टर है। अपने पास दूसरा वेक्टर हुआ माना बी वेक्टर। अभी ऐसा है, मान लो, कैलकुलेशन एक बार हो जाने दो फिर बाद में कर लेंगे, सॉरी। बी वेक्टर, अपन क्या करेंगे, हमारा काम है रिजल्टेंट। सर रिजल्टेंट बना लो पहले। रिजल्टेंट बना लिया सर हमने। सर ये हुआ अपना रिजल्टेंट। देखो, जो सबसे लेटा हुआ वेक्टर है, जो सबसे लेटा हुआ वेक्टर है, नहीं लेटा हुआ है तो उसे लिटाओ, नहीं लेटा हुआ है तो क्या करो, उसे लिटाओ, जबरदस्ती लिटाओ, पूरे फिगर को घुमाओ, और नहीं तो अपना पन्ना घुमा लो, बस तुम्हारे लिए वो लेटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इस वेक्टर को एक्सटेंड करो। ये जो पूंछ जहां से शुरू हुआ है ना, ए आर वाला, जो सबसे पहला वेक्टर है तुम्हारा शुरुआत का, जहां से ए आर शुरू हो रहा है, उसी वेक्टर की लाइन को एक्सटेंड करते चले जाओ। क्या करते चले जाओ? एक्सटेंड करते चले जाओ, बस सीधी बात, एक्सटेंड करते चले जाओ। तब तक जाओ जब तक ये ना आ जाए। दूसरा काम, अब इसके लंबवत एक दिशा भी खींच लो। खींच ली ना भाई? हाँ सर खींच ली, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हारा पूरा एम लगेगा, तुम्हारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मुझे यह प्लस यह मिल जाए, मुझे यह लंबाई प्लस यह लंबाई मिल जाए। तो इसकी लंबाई तुम जानते हो कि यहां तक की इसकी लंबाई क्या है, मॉड ऑफ ए है कि नहीं? हाँ सर है, यहां तक इसकी लंबाई मॉड ऑफ ए है। इसके आगे इसकी लंबाई क्या होगी? तो ए जो वेक्टर है बी वाला, बी का ए प्रोजेक्शन होगा। क्या होगा? बी का प्रोजेक्शन। तो बी का प्रोजेक्शन कितना हुआ? बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। क्या मैंने लिखा यहां? मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यहां आओ, बी का देखो, बात समझो। अगर इन दोनों वेक्टरों, ए थीटा क्या है, अगर ए जो थीटा आया है अपना, ए जो थीटा आया है, ए जो थीटा है, कोई डिफरेंट कर लेता हूं, रेड कलर। ए जो थीटा है अपना, ये क्या है सर? ये थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर है, क्योंकि ए को आगे बढ़ाऊंगा ना, ए को आगे बढ़ाऊंगा तो यही थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर। थीटा मतलब एंगल ए स्लैश बी इज इक्वल टू थीटा। एंगल बिटवीन ए और बी क्या है? थीटा है। यहां से पता चल गया ना भाई? और नहीं, अगर कुछ और दिया हुआ है तो तुम्हें एंगल ए वाला फाइंड करना पड़ेगा। तुम्हें यह वाला एंगल चाहिए, मैंने कहा ना अपने को क्या चाहिए? ए वाली लंबाई चाहिए, ए वाली लंबाई चाहिए, और उसके लिए ए वाला एंगल मांगता है अपने को। तो ए वाला एंगल कहीं से खोज के लाओ, कहीं से भी खोज के लाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में देगा, कुछ ना कुछ वो बोल के देगा, ऐसे कुछ कर नहीं सकता वो। ए थीटा आया, ठीक है ना, ए थीटा आया तो ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा हो गया, ए बी कॉस थीटा हो गया। ए टोटल लंबाई कितनी हुई भाई? सर मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। सर हो गई ना? हाँ हो गई सर। इसे लिख लो क्या सर? ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा हो गई, हो गई ना? हाँ सर हो गई, ठीक है। अब लिख लें आर वेक्टर। हाँ सर आर अपन निकाल लेंगे, जैसे इसे लेंगे, इसे मैं लिखने जा रहा हूँ आर एक्स, इसे मैं लिखने जा रहा हूँ आर एक्स, इसे मैं लिखने जा रहा हूँ आर वाई। अपन लिख देंगे रिजल्ट परिणामी वेक्टर बराबर आर बराबर अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अपना कैलकुलेट करने का तरीका हमेशा क्या होगा? यही होगा, जब ढेर सारी फोर्सेस देंगे
या कभी वेलोसिटी का समेशन फाइंड करना पड़े या कुछ और फाइंड करना पड़े, हमेशा अपने को क्या, जैसे मोमेंटम इधर उधर होगा ना, कभी कभी कई बार हो जाता है, जब भी अपना वेक्टर का केस ऐसा आएगा जोड़ने जाड़ने वाला, यही यूज करना, यही तरीका होगा। 5-6 वेक्टर हो, 10 वेक्टर हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। वेक्टर्स को रीअरेंज कर सकते हो, वेक्टर्स को रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। अपन क्या करेंगे, यूज यही करेंगे। अब मेरे को चलो बताओ, अगर तुम्हें tan थीटा देना हो, याद रखना यह वाला थीटा इसे मैं ले रहा हूं अल्फा, ए के साथ एंगल अल्फा, बी के साथ एंगल बीटा, ए के साथ एंगल अल्फा, बी के साथ एंगल बीटा, ए के साथ एंगल अल्फा दो, tan अल्फा कितना हो जाएगा सर, tan अल्फा हो जाएगा सर आर वाई बाई आर एक्स। और वहीं अगर मैं tan बीटा की बात कर दूं तो याद रखना, मैं इसीलिए लिखवाता हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, कई बार एंगल तुम लोग उल्टा दे देते हो। नीट वाले गलती करते हैं, जेई वाले गलती नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतनी बार ठोकर खा जाते हैं कि उनसे गलती होना उससे हम भी नहीं लगता ना। आर वाई बाई आर एक्स बाई आर एक्स बाई आर वाई, आर एक्स बाई आर वाई, ठीक है। गॉट इट, समझ में आ गया बच्चे? हाँ सर समझ में आ गया। हमें करना क्या है फिर से बता देता हूं। अपन ने डायग्राम बना लिया, सबसे पहला काम है लाइन एक्सटेंड करो, पीली वाली लाइन एक्सटेंड की, यहां पे लाइन खींची परपेंडिकुलर, सीधे आर से, आर के हेड से परपेंडिकुलर डालो, आर के टेल से सीधी लाइन ए के साथ में, ठीक है। अपने को चाहिए ए वाली लेंथ, अपने को चाहिए ए वाली लेंथ, ठीक है ना, बस 2 लेंथ चाहिए। कैसे मिलती है ये तुम प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाओ, वहां से लेके आओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा उसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला भी नोट कर लेना, आर वेक्टर बराबर, देखो अब मैं मॉड ऑफ ए को लिखूंगा ए, बात समझो, ए वेक्टर है ना, इसको मैं लिखूंगा ए कैप, बी वेक्टर मतलब बी कैप, मतलब बी इज द मैग्नीट्यूड, बी क्या है, परिमाण है, परिमाण है बी क्या है, परिमाण है, बी कैप उसकी दिशा है। ऐसे अब समझते रहना, कब तक अपन मॉड लगाते जाएंगे, है कि नहीं, टाइम ज्यादा लगता है ना मॉड में। आ जाओ, यहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना, है कि नहीं। हाँ चलो, तुम चाहो तो उल्टा कर लो, बी को लिटा लो, ए को उधर बना लो, बात एक ही पड़ेगी, पन्ना घुमा के देख लेना, ठीक है। अभी जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम ही आएगा। चाहो तो यहां पे ए कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर कर लो, ठीक है। दोनों में, दोनों का रिजल्टेंट सेम ही आएगा, दोनों सेम ही है। एक बार मैंने बी को बेस बना के तोड़ा, एक बार मैंने ए को बेस बना के तोड़ा, ठीक है। गॉट इट, समझ गए कि नहीं। ना मानो तो इसे करके देख लेना, चलो इसे करके देख लेना, वही लाइन करके एक बार देख लेना, ठीक है। इसे लेना, बी ऐसे है और ए ऐसे है, अब यहां पे आर वेक्टर आया है, समझ गए, यह एंगल थीटा है, अभी ये इसका है। मैं ऊपर वाले को सॉल्व करता हूं। आर वेक्टर क्या हुआ अपना, सर आर वेक्टर हुआ ना, सॉरी ये तो आर का कैप होगा, खुद ही सोचो ना, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो मैं, डायरेक्शन के लिए थीटा निकालेंगे, ये तो लेंथ निकल रही है मेरे भाई, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकल रही है, लेंथ निकल रही है। तो आर बराबर क्या हुआ, ए कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, बराबर हो गए।
लिख दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है कि नहीं? अपने को बस यही याद रखना है, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसे याद कैसे करोगे, बात समझो, इसे याद कैसे करोगे, ठीक है, समझाता हूँ, ठीक है। इसे याद ऐसे करोगे, जैसे मान लो ए वेक्टर है और ए बी वेक्टर है, अगर दोनों को अभी जोड़ोगे तो क्या होगा, अभी आर बराबर हो जाएगा 2a, है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ सर है। अभी जो आपने बोला आर बराबर 2a हो जाएगा। अगर एक ऐसे है, एक ऐसे है 90 डिग्री पे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा सर, √2a, ठीक है ना। मैं बोलूं ये जो थीटा एंगल पे है ना, जब ये थीटा एंगल पे जाएंगे, जब ये किस पे जाएंगे, थीटा एंगल पे, जैसे यहां देखो ना ध्यान से, अगर मैं कहूं √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर मान लो ए भी ए और ए ही है, ए भी लेंथ ए है, ए भी लेंथ ए है, तभी 2a हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? या a प्लस बी का मतलब a प्लस बी हो जाएगा, है ना। तो r कितना हुआ, √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गॉट इट और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? हाँ, यहीं से समझो। और जब 90 डिग्री पे होगा तो क्या होगा, r बराबर √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 2ab हट गया, मतलब 2ab के साथ में 0 जोड़ गया। अब अगर मैं थीटा डिग्री पे लूंगा, क्या लूंगा, थीटा डिग्री पे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो होना चाहिए था, लेकिन ये थीटा लग गया तो कॉस थीटा लगा दो। इस थीटा के लिए क्या लगाओ, कॉस थीटा। याद हो जाएगा बच्चे, छोटी सी बात है ना, याद कर लेना। मैंने थोड़ा ट्रिक बता दिया, बच्चे स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, 11th वाले तो उनको तो मत ही पूछो, उनको तो याद ही नहीं होता है, छोटी सी बात, लेकिन उनको याद ही नहीं होता। फिर भी ऐसे याद कर सकते हो, अगर दोनों बराबर थे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, अगर थीटा पे हुए तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है कि नहीं, है कि नहीं यार? आ गया ना, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट 3 है यूनिट वेक्टर का। अच्छा जोड़ नहीं दिखाया, जोड़ भी दिखा दूं, जोड़ देख लो। और क्वेश्चन जैसे मान लो A3 है, A4 है, अभी इनके बीच का एंगल है कितना, 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरीके से करूँगा। सर 3 4 को आगे ले जाऊँगा, ऐसे 4, क्या हुआ 4। मैंने क्या कहा था, ये 60 डिग्री है ना, अभी बता रहा हूँ, ये अपना क्या है सर, रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट। मैंने क्या कहा था सर, 3 वाले को आगे ले जाऊंगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा, गॉट इट? हाँ सर मिल गया। सर यह लेंथ चाहिए और ए टोटल लेंथ चाहिए। ए वाली लेंथ कितनी है सर, 3। ए वाली लेंथ कितनी होगी सर, अपन जानते हैं ए 60 हुआ ना, तो यह भी 60 होगा। हाँ बहुत सही। 4 cos थीटा, 4 cos 60 मतलब 4/2। ए वाली लेंथ, सॉरी, ए वाली जो लेंथ हुई यहाँ तक की, ये कितनी हुई सर, 4 cos 60, 4 cos 60 मतलब 4/2, 2, 3 2 5। ए वाली लेंथ कितनी हुई 5। ए वाली लेंथ कितनी हुई 4 sin 30, 4 sin 60, 2√3। ए वाला लेंथ कितना हुआ 5 स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर √, ठीक है। 50 25 और 4 3 12, 25 12 37, √37। अपने को cos थीटा लिखना हो तो सीधी बात देखो, अपने को यह वाला एंगल लिखना होगा थीटा, ठीक है। तो थीटा बराबर tan इनवर्स, सॉरी थीटा यहाँ ले लिया, यहाँ थीटा ले लिया। थीटा बराबर क्या हुआ, tan इनवर्स क्या 2√3/5। आ गया बच्चे, आया कि नहीं आया? मैंने ए थीटा लिया तो ए अपना परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हुआ, बेस हुआ।
समझ में आया कि नहीं यार? भाई मैं तेज पढ़ रहा हूँ, मुझे मालूम है, ठीक है, मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन बात समझो कि अपन गट कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ें बहुत ही सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर, एक कॉन्सेप्ट और भूल गया। जैसे लेट करो क्वेश्चन है, ढेर सारे वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, ऐसे ऐसे, कुछ भी हो, तुम्हारा काम क्या है? आर बेटा, तुम्हारा काम क्या है? ऐसे लाइन एक्सटेंड करना। तुम्हारा काम क्या है? ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तुम्हारा दो ही काम है, सबको जोड़ते जाओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जहां तक हो। तुम्हारा काम कुछ है ही नहीं, तुम्हारा काम बस सिंपल है, यहां से तोड़ो ए लेंथ, यहां से तोड़ो ए लेंथ, यहां से तोड़ो ए लेंथ, ऐसे सब टूटते जाएंगे। ए थीटा आना चाहिए, तुमको यही वाला एंगल नापना होगा भाई, तुमको ये वाला एंगल नापोगे, ऐसे ही इसका भी टूटेगा। यहां तक की लेंथ ए हो गई, यहां तक की लेंथ ए दे देगा, यहां तक की लेंथ ए दे देगा, डी साइन थीटा। तुमको यह वाला एंगल जोड़ना, याद रखना, यहां पे एंगल में गलती कर सकते हो। एंगल देगा कि बी और सी के बीच का एंगल 60 डिग्री है, बी और सी के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तुम उस 60 डिग्री को ए के साथ नहीं मान सकते। बस वही दिमाग में रखना है कि इस वाली लाइन के साथ कितना एंगल आएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा? गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। बाकी इसका यूज फोर सोर्स के टाइम में ज़्यादा पड़ता है, अपन उसी टाइम पे ज़्यादा करेंगे, ठीक है। वहाँ पे और डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस आते हैं ना, तो वहाँ पे बात समझो इनकी ज़्यादा यूज पड़ती नहीं है, लेकिन पड़ती है यार, अब क्या ही कहें। आना तो चाहिए, 100% आना चाहिए, इसमें कोई मरूवत नहीं है। यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जैसे मानो ए वेक्टर बराबर ए कैप, मैंने कह दिया, यही ए कैप अपने को निकालना है, तो ए कैप बराबर ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए, है ना? हाँ सर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पहले अपन थोड़ी सी और बात करने वाले हैं। इसके बाद देखो, कार्टेशियन फॉर्म अपन थोड़ा समझते चलते हैं, ठीक है। जैसे 2D में बात करें, 2D में या तो XY होगा, या YZ होगा, या XZ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी कैसे घुमाओ, इसको Y कर दो, इसको X कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। 2D है ना, घुमा दिया, प्लेन घुमा दिया। एक पेपर मेरे पास ऐसे रखा हुआ है, पेपर ऐसे रखा हुआ है, ऐसा रख दिया, क्या फर्क पड़ा, है कि नहीं? मोबाइल था मेरे पास, ऐसे था, ऐसे कर दिया, क्योंकि इनफाइनाइट सीट है ना, इनफाइनाइट सीट है XY की, तो ऐसे किया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो, इनकी अपनी डायरेक्शन होती है। मैंने बताया था कैप मतलब क्या? डायरेक्शनल वेक्टर। कैप मतलब क्या? डायरेक्शनल वेक्टर। तो मैंने ये भी बताया था, एक्स की डायरेक्शन अपन देते हैं आई कैप से, वाई की देते हैं जे कैप से, जेड की देते हैं के कैप से। मतलब जेड की दिशा में तुम अगर एक यूनिट चलोगे तो वो कौन सा वेक्टर होगा सर? 1z कैप, मतलब केवल जे कैप, जेड कैप, के कैप, ठीक है। याद रखना, कभी कभी जो अच्छी किताबें होती हैं उसमें एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप भी दे देता है, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप ना यूज करके एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप भी दे देगा। हेरिडेटरी रेस्टिंग वॉकर में यही देता है, ठीक है। फॉरेन के राइटर्स ऐसे ही लिखते हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं होती। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, मीनिंग समझ लिया ना। अगर अपन जेड की दिशा में एक यूनिट बढ़े तो वो कौन, जैसे मान लो मैं एक्स की दिशा में एक यूनिट बढ़ा, कितना गया? तो ए जो वेक्टर बना ये कौन सा बना सर? आई कैप बना। अगर मैं 2 गया तो ये कौन सा वेक्टर बना? तो यह जो वेक्टर बना ये बना 2i कैप। अगर मैं 3 गया तो ये बना 3i कैप। ऐसे बढ़ेगा, ठीक है ना? हाँ ना? अगर मैं इस पॉइंट में जाऊं, यहां पे जाऊं 2,3 पे, 2,3 पे। अब मेरे को बताओ बच्चों, ए जो अपना वेक्टर बना, ठीक है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर।
क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, स्थिति का सदिश, ठीक है। हाँ, स्थिति को जो रिप्रेजेंट करता है सदिश, स्थिति को दर्शाने वाला सदिश, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। हाँ, स्थान का सदिश, स्थान सदिश या स्थिति सदिश ऐसे समझ लो, स्थिति को बतलाने वाला सदिश, अंग्रेजी में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। हिंदी मेरी थोड़ी डाउन है लेकिन फिर भी समझो थोड़ा। और यार मैं मतलब कि हिंदी सीखने उतना नहीं आया हूँ, तुम लोग मुझे हिंदी सिखा दिया करो लाइव में जब आते हो, बाकी मैं आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अल्टीमेटली मेरा यही एम है कि हिंदी के बच्चे और ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिट करें यार, हिंदी बोर्ड के बच्चे, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास रिजल्ट जाए। बहुत कर लिया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, अब आपके लिए है, ठीक है। मुझे इनकी दिक्कत नहीं है, मेरे पास अच्छे खासे रिजल्ट्स हैं, लेकिन हिंदी मीडियम से अब मैं चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चे हमारे रैंक्स लाएं। आप देखोगे अगर अंडर 1000 रैंक की बात करोगे ना, अंडर 1000 हिंदी मीडियम से 10-15 बच्चे भी नहीं जाते हैं, 10-15 भी। बहुत ही मतलब कि ओवरऑल डाटा उठा लो यार, हम लोग तो बैठते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, नहीं आते हैं। नीट में भी वही हाल है, जेई में भी वही हाल है, कहाँ कमी कहाँ है कि नहीं। अब तुम लोग ए जिद ठान के बजाओ, नहीं यार सर टीचर को अपने हिंदी नहीं बता पा रहे हैं। यार हिंदी तुझे तो मालूम है ना, मैंने चीज़ें फील करा दी। पोजीशन वेक्टर ए है, इसे मैं बोलूँगा O2P, तो इसे मैंने बोल दिया OP वेक्टर, और मैंने बोल दिया P वेक्टर। दोनों बातें क्या है, सिमिलर है। दोनों बातें क्या है, सिमिलर है, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो भाषा पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ज़्यादा ध्यान करो सीखने पे। बाकी मैं भी काफ़ी कुछ सीख ही रहा हूँ, मैं भी अपना पूरा जोर शोर लगाया हूँ कि अपन भी हिंदी के साथ कोऑर्डिनेट कर लें, ओके। और जैसे प्रोजेक्शन था, प्रोजेक्शन का अर्थ छाया होता है, अब गूगल भी इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाता है। अब मैं से क्या ही बताऊँ, एनसीईआरटी में सब शब्द दिए नहीं है, ठीक है। तो अपन उसे फीलिंग लेके आते हैं यार, प्रोजेक्शन मतलब देख यहाँ से छाया पड़ रही है ना। एक्चुअली इंग्लिश मीडियम में भी इसे ऐसे ही समझाते हैं, समझाते तो इसे ऐसे ही हैं, लेकिन अब प्रोजेक्शन का आप बिल्कुल छाया वो बोल दें तो उससे तुम समझ नहीं पाओगे ना। प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन, जितनी छाया पड़ रही है, ठीक है, फीलिंग लिया करो। फिजिक्स यार ऐसा सब्जेक्ट है ना, जितना तुम्हें फीलिंग आएगी उतना कॉन्सेप्ट अंदर घुसेगा। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी फीलिंग लेना बहुत जरूरी है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका कॉन्सेप्ट ही पकड़ो, फील करना शुरू किए तो मिस्टेक कर जाओगे। या तो तुम्हारी फीलिंग इतना IQ तेज हो कि तुम फील कर जाओ, और नहीं तो वहाँ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काम करके निकल जाओ। ज़्यादा फील करने के चक्कर में गलत कर बैठोगे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग ये सब बताते हैं, अब वो तो बताने की बात है यार। हाँ, पोजीशन वेक्टर अपन समझ गए, हाँ सर पोजीशन वेक्टर अपन समझ गए, ठीक है। इस पोजीशन वेक्टर को बाबू बात समझो, तुम्हें 2 से 3 तक पहुंचने के लिए मैं कहता हूं अगर अपन 2i कैप चल दें, यस सर 3j कैप चल दें, बात बराबर होगी, है कि नहीं। हाँ, तो मैं लिख दिया OP वेक्टर पोजीशन वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, सही है ना, क्लियर है। मान लो यहां पे अगर ऐसे चले 4,5 या 6, -6,7 यहाँ चले तो क्या कर देंगे सर, ये j कैप है और एक k कैप है, ये 5 कर दें, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर कैसे दे देंगे सर, लिख देंगे ना 4k कैप प्लस 5j कैप, ये क्या हुआ, एक p वेक्टर वाला। यहाँ का क्या हुआ, मान लो ये हुआ -6j कैप प्लस 7k कैप, ऐसा हुआ ना, समझ गए होगे। अब तो फीलिंग आ गई होगी, फीलिंग यहीं से ले लो। बाकी देखो अप्लाई बहुत तेज किया करो, सीख लो भाई, दिमाग बहुत तेज एकदम चौकन्ना रखा करो। तुम लोग ऐसा करते होगे ना, गलती कहाँ होती है, तुम लोग सोचते हो फील कर ले, भाई मेरे करता जा, फील करने का जहाँ टाइम था वहाँ पर ने फील कराया। क्वेश्चंस के टाइम पे फीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ का कॉन्सेप्ट पकड़ा दौड़ लगा ली, कॉन्सेप्ट पकड़ो दौड़ो, कॉन्सेप्ट पकड़ो दौड़ो, ठीक है। आम खाओ, बागीचे की तहकीकात मत करो, आम खाओ, बागीचे की तहकीकात मत करो। बागीचा सर किसने लगाया, सर बागीचा ऐसा क्यों है, सर बागीचा बड़ा हरा भरा, ना, सीधा काम बस एक आम खाओ गुठलियां रखो, आम खाओ गुठलियां रखो, बस पेट भर गया चलते बनो,
दैट इज डन, अपना काम बनता, भाड़ में जाए बाकी चीज। जनता क्यों बोले यार, जनता तुम लोग ही तो है कि नहीं। आगे आते हैं, अगर अपन 3D की बात करें, किसकी बात करें, 3D की, तो अभी जान लो 3D में अगर मैं ए वेक्टर को लिखूंगा पोजीशन वेक्टर, या 3D में कोई वेक्टर लिखूंगा, 3D में क्या लिखूंगा, कोई वेक्टर लिखूंगा। अच्छा कोई वेक्टर नहीं बताया ना अभी, चलो ए लिख लिया ना, पोजीशन वेक्टर ऐसे दे दिया ना। अब अगर मैं किसी वेक्टर की बात करूं, मान लो मैंने 2D में किसी वेक्टर की बात की, 2D में मैंने किसी वेक्टर की बात की, ए एक्स है ए वाई है, मैंने किसी वेक्टर की बात की, ये तो तुम लोग बता ही दोगे। और मान लो मैंने इस वेक्टर की बात की, हवा में है, जमीन पर नहीं है, तो वेक्टर तो सर जमीन पे आ सकता है, इसको पकड़ के लाओ यहाँ पे, अब कर लो इसका पोस्टमार्टम, या यहाँ पे लेते आओ और बढ़िया, एक सेकंड सॉरी, यहां पे लेते आओ इसको पकड़ के, करो इसका पोस्टमार्टम। सर ए, अगर ए वेक्टर है तो इसका लिख लो ए कॉस थीटा, ए एंगल थीटा हुआ, ए साइन थीटा, हो गया ना भाई। हाँ सर, ए वेक्टर बराबर ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। हाँ सर सही आ रहा है, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। क्लियर है ना मेरे भाई। हाँ सर क्लियर है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। ऐसे ही इसका मतलब तुम किसी भी वेक्टर को 2D में किसी भी वेक्टर को तुम कैसे लिख सकते हो, एक्स वाई प्लेन में, सॉरी यहां मैं लिख देता हूं, एक्स वाई प्लेन में तुम किसी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप, लिख सकते हो ना ऐसे। a1 कुछ वैल्यू है, a2 कुछ वैल्यू है, एक्स वाई प्लेन में ऐसे हो जाएगा। वाई जेड वाले में कैसे लिख दोगे ए वेक्टर को, सर a1 जे कैप a2 के कैप। एक्स जेड प्लेन में कैसे लिख दोगे, लिख लेना, एक्स जेड प्लेन में लिख लेना, सर आई कैप और के कैप हो जाएगा वहां पे, a1 आई कैप प्लस a2 के कैप। आते हैं 3D में, 3D में क्या होगा सर, 3D में जैसे वहां पे ए कैप आई कैप जे कैप था, या जे कैप के कैप था, यहाँ तीनों होंगे, सीधी सी तो बात है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ए वेक्टर क्या होगा सर, a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। नहीं फीलिंग आई, फीलिंग कर लो भाई। तीसरा एक्सिस ऐसे बाहर की ओर है, तीसरा ऐसे बाहर की ओर है, मैं ऐसे बना रहा हूं लेकिन समझ लो कि ये कैसी ओर है, बाहर की ओर निकल रहा है। कैसे निकल रहा है, बाहर की ओर, ठीक है। पहले तुम पहुंचे, जैसे मान लो हवा में कुछ पॉइंट है, मान लो यहाँ कुछ पॉइंट है, यहाँ कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट की ऐसे जाओ प्रोजेक्शन, ऐसे जाओ, ऐसे क्या प्रोजेक्शन गए ना, बिल्कुल बोल्ड पे ऐसे आ गया, धब्बे आ गया। देखो है तो ये आर वेक्टर ऐसे, है तो ये आर वेक्टर ऐसे, मान लो आर वेक्टर ऐसे है, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन ऐसे गया है, इसका प्रोजेक्शन कैसे गया है, चलो लो, ए मेरा वेक्टर ऐसे है, ए मेरा वेक्टर कैसे है, ऐसे है, मेरा वेक्टर ऐसे है, इसकी पोजीशन मैंने ऐसे डाली, कैसे डाली, ऐसे डाली, ए पॉइंट मिल गया ना, इसको ऐसे कनेक्ट करो, मान लो एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, मैंने किया ए अपना आया, ए जो भी आया अपना, ठीक है, इसे मैंने ले लिया a2 जे कैप a1 आई कैप, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप हो गया ना। अब देखो ए जितनी हाइट, जैसे मान लो ए वेक्टर ऐसे था ना, ए जितनी हाइट आ रहा है ना, ए इतनी हाइट आ रहा है, इतनी हाइट, ध्यान दो, इतनी हाइट आ रहा है ना, बाहर की ओर देखो, प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं, प्रोजेक्शन देखो सीधे 90 डिग्री बिता रहा हूं, 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन यहां तक आ रही है ना, यहां तक आ रही है। ए जो हाइट हुई है क्या हुई, ए जो हाइट हुई है क्या हुई, मान लो ऐसे, ए हाइट क्या हुई, a3 के कैप। तो अपन क्या लिखेंगे, ए वेक्टर बराबर, लिख तो दिया यार, फीलिंग आ गई कि नहीं आ गई, कैसे बाहर की ओर हुआ, ठीक है। हाँ चलो लिखो मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन, मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन, अब यहीं फिर आते हैं, चलो मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन, परिमाण का परिमाण
अगर ए वेक्टर बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप है, a1 i कैप बराबर a2 j कैप है, तो a का मॉड क्या होगा सर? अपन जानते हैं अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। कैसे बच्चा? सर अभी तो आपने बताया ऐसे है, इसका यह हुआ a1, a2 यह हुआ ना, a2 यह हुआ, a1 यह हुआ, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, अभी कुछ भी हो, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। हुआ कि नहीं? हुआ ना? गॉट इट? आगे आगे बढ़ते हैं। अगर 3D है A, तो क्या होगा? उल्टा करो, पहले इसका कैलकुलेट करो, पहले इस वाले का मान कैलकुलेट करो, इस वाले का, ये जो ऐसे था ना a1, ऐसे हुआ a2, इसका कैलकुलेट करो। a क्या हुआ सर? a हुआ ना अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, इससे वेक्टर बाहर की ओर निकल रहा है 90 डिग्री पे। किस पे? 90 डिग्री पे। तो a वाला क्या हुआ? हाइपोटेनियस हुआ कि नहीं हुआ? देखो जो मेरी लेंथ हुई, जो मेरा पेन है वो हाइपोटेनियस है कि नहीं है? वो वाला कर्ण है कि नहीं है? जो मेरा जो पेन है वो कर्ण बना कि नहीं बना इसके लिए? तो मेरा इस वाले वेक्टर के साथ मेरा ऐसे बना कि मेरा गया ऐसे a3, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर था अंडर रूट में, a बना a3 और a मेरा बना क्या? कर्ण। a लेंथ कितनी हुई? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। फीलिंग आ गई होगी? आई कि नहीं मेरे भाई? सर आ गई। क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़ लें? हाँ सर बढ़ लो। परिणामी क्या होगा a का? अगर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है, इसका मॉड लगाएंगे तो क्या होगा सर? अभी आपने बताया ना, लिख लेना a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। गॉट इट? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो मैं तेज बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को आज खत्म करना है, बाकी आप दोबारा से फिर से देख सकते हो, फिर से समझ सकते हो, ठीक है? बैक कर लिया करो, यूट्यूब का यही सबसे बड़ा फायदा है। सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या है? सदिशों का गुणनफल तो दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप के, डॉट प्रोडक्ट, डॉट गुणनफल, गुणनफल, और क्रॉस गुणनफल, ठीक है? तीसरा समझो, तीसरा तो बच्चों वाला है, जैसे आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, अदिश गुणे सदिश, तो अदिश गुणे सदिश मतलब अलजेब्रा। जैसे मान लो ए अपना था 2a कैप, 2a कैप था, अपन ने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इंटू क्या किया? 10 से, तो 10 क्या करेगा? इसको मैग्नीफाई कर देगा, इसको 10 गुना बड़ा कर दिया, ये हो गया 20a कैप। क्या हो गया? 20a कैप। समझ में आई बात? ये तो सिंपल है। कैसे होता है? जैसे चर अचर का होता है ना, चर अचर, चर गुणे अचर, ठीक वैसे ही लिख दिया करो। डॉट गुणनफल, क्रॉस गुणनफल, ये क्या होता है इसे थोड़ा समझेंगे। अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट, इसे ही बोलते हैं अंग्रेजी में स्केलर प्रोडक्ट। अंग्रेजी में 2-3 नाम है, हिंदी में केवल एक ही है। अंग्रेजी में हो गया ना स्केलर प्रोडक्ट। देखो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, बात समझो। अपने पास ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट बी को मैग्नीफाई कर रहा है। ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट बी को मैग्नीफाई कर रहा है, प्लस कितना मैग्नीफाई कर रहा है, प्लस कितना मैग्नीफाई कर रहा है। समझ गए? तो ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट बी को मैग्नीफाई करेगा सर? यह वाला। ए कितना होगा सर? ए कॉस थीटा। मैग्नीफाई कितना कर पाएगा सर? बी की लेंथ कितनी है? बी है, तो ए कॉस थीटा इंटू बी। मैग्नीफाई मतलब बड़ा करना, ठीक है? उसको कितना बढ़ा रहा है? फिर से समझो, ए का
कौन सा घटक ए का कितना घटक बी को बड़ा कर रहा है। ए का कितना घटक बी को बड़ा कर रहा है, उल्टा कर लो, या बी का कितना घटक ए को बड़ा कर रहा है, बी का कितना घटक ए को बड़ा कर रहा है, कर लो। ए बी, ए है अपना, ए बी है, ए है, आ जाओ कर लें, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बी कॉस थीटा, ए लेंथ हो गया बी कॉस थीटा, ए लेंथ हो गया ए बी कॉस थीटा इंटू ए क्या हुआ, ए डॉट बी बराबर क्या हुआ, ए बी कॉस थीटा। समझ में आ गया बच्चे? हाँ सर समझ में आ गया, क्लियर है ना। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट को जरा और समझो। ए डॉट बी बराबर, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं नॉट लगा के, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो गए तो क्या हुआ, जैसे ए वेक्टर का किसी बी वेक्टर में मल्टीप्लाई किया, दोनों समानांतर हैं। कैसे हैं? समानांतर, उनमें डायरेक्शन का फर्क नहीं है। मतलब क्या हुआ, ए कैप इज इक्वल टू बी कैप। अगर मैं बोलूंगा इसको बी वेक्टर को लिख दूं एक्स या एन ए कैप तो कोई दिक्कत नहीं है, और ए वेक्टर को लिख दूं एम ए कैप कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एम एन और ए कैप डॉट ए कैप का वेक्टर हो गया 1, ठीक है। खैर मैं इसे ऐसे बता देता हूं, सॉरी, चलो देखो ए बी और कॉस 0 डिग्री, ए बी कॉस 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री एंगल है ना, क्या लिख देंगे, ए बी, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर हो जाए, क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, ए वेक्टर बी वेक्टर एंगल कितना 90 डिग्री, क्या हो जाएंगे, ए बी कॉस 90 मतलब 0। इसका मतलब आई कैप वाले का जे कैप में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0, जे कैप का के कैप में तो 0। आ जाओ उसको भी लगे याद कर लो। ए वेक्टर बराबर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप, बी वेक्टर बराबर a1 b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप। देखो ए वेक्टर को अगर किया हमने तो ए वेक्टर का बी वेक्टर में i1 आई डॉट आई 1, आई डॉट आई 1, क्यों, क्योंकि आई की भी यूनिट 1 है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है ना, पर उसका परिमाण 1 है, तो यहाँ पे भी परिमाण 1 है, तो a1 b1 हो गया, a1 b1 हुआ ना, प्लस यहाँ क्या हुआ, a2 b2 हुआ। इसका इसमें मल्टीप्लाई 0, क्योंकि आई कैप जे कैप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, 90। समझ में आ गया होगा, आ गया ना, क्लियर है। सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट समझने की कोशिश करो। यहां पे ऐसा है, हाँ, अपन ये कहना चाह रहे हैं कि देख भाई, जैसे यूं समझो, ये बताओ इस पैरेललोग्राम की एरिया क्या होगी, सर ए बी साइन थीटा, बस यही निकालना होता है। वी हैव टू फाइंड द, हमें एरिया का जो वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर वो फाइंड करना है दो वेक्टर्स का। जैसे ए वेक्टर है ना, बी वेक्टर है, इनका एरिया वेक्टर, याद रखना एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होती है, एरिया हमेशा लंबवत होती है, किसके, अपने प्लेन के। तो इनका प्लेन ये वाला है, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा। पिछले वाले में क्रॉस डॉट था, डॉट डॉट था, तो वो
अदिश गुणनफल था तो वहां जो गुणनफल आया वो कैसा आया, अदिश आया, एक संख्या आ रही थी। दो वेक्टर आपस में गुणा हुए, एक संख्या आई। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गुणा होते हैं, फोर्स न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अपना विस्थापन किसमें क्या होता है, मीटर में, दोनों के पास दिशा होती है लेकिन दोनों गुणा होते हैं, एफ कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, क्या मिलता है, वर्क कितना, 20 जूल। ए बी डायरेक्शन वाला, ओ बी डायरेक्शन वाला, मिला क्या, स्केलर, ओ होता है डॉट प्रोडक्ट। यहाँ क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब अपने को वेक्टर चाहिए, अपने को बस ए और बी का एरिया वेक्टर चाहिए, सीधी बात, क्या, एरिया वेक्टर। बात समझो, ए बी का ज्वाइंट इंपैक्ट क्या है, ए बी का ज्वाइंट इंपैक्ट क्या है, ऐसा कुछ समझो, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, ए बी साइन थीटा, प्लस डायरेक्शन क्या हो गई, ए तो मॉड हुआ ना, ए क्रॉस बी का मॉड हुआ ना, डायरेक्शन क्या हुई, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हुआ, कि दिशा कैसे दोगे, सर दिशा देते हैं राइट हैंड, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, स्क्रू रूल, ए रूल, ढेर सारे हैं, अपन ट्रिक सिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। जो वेक्टर पहले आया, जो वेक्टर पहले आया उस पे रख लो हथेली ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट किस पे रखो, उस वेक्टर पे रखो। दो तरीके हो सकते हैं, या तो पहली चीज ए हथेली रख ली, दूसरा देखो छोटा वाला एंगल, दूसरा कौन सा एंगल देखोगे, छोटा वाला एंगल, कितना है इससे मतलब नहीं है, कितना है इससे मतलब नहीं है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इन दोनों का जब क्रॉस करोगे तो इसके परपेंडिकुलर ही आएगा, कैसा आएगा, परपेंडिकुलर, सीधी बात। आई जे का क्रॉस होगा तो क्या आएगा, के आएगा या माइनस के आएगा, परपेंडिकुलर में दोनों है ना यार, है कि नहीं। इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, एक ऊपर की दिशा, एक नीचे की दिशा, दो है ना, समझा कर भाई, छोटी सी बात है। ए क्रॉस बी क्या आया, दिशा कैसे दोगे, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे लेटाओ और ऐसे घुमाओ, ठीक है, उंगली घूमी बाहर की ओर आया, ठीक है, अपन यही समझ जाएंगे, ऐसे किया बाहर, ठीक है, समझ गया ना, घुमा के देख लेना। दूसरा क्या हो सकता है कि ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है, मैंने पूछा ए क्रॉस बी, यहां बताओ, देखो जब बाहर की ओर आएगा तो उसे कैसे लिखेंगे, ऐसे, बाहर की ओर लिख लो, अंदर की ओर होगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे यहां पे छोटा वाला एंगल ये आया ना, ए पे रखो हथेली, ए पे रखा, छोटा वाला एंगल नहीं आया और अंगूठा बाहर की ओर है, ध्यान दो, ए पे मैंने हथेली रखा, ए पे हथेली रखी, ए पे हथेली रखा मैंने इसे, बी की ओर नहीं मोड़ पा रहा हूं, बाहर आ रहा है तो मतलब अंदर की ओर होगा, जब बाहर की ओर नहीं होगा तो कैसा होगा, अंदर की ओर होगा। ए छोटी वाली ट्रिक है, ये क्या है, छोटी वाली ट्रिक है, मतलब अब ऐसे करके ऐसे रख सकते हो, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, मैं इसे चाहूं ऐसे कर सकता हूं, रखा ना हथेली, ए पे देखो छोटा वाला एंगल मुड़ा है ना, देखो अंदर की ओर जा रहा है ना, यहां पे क्या है, ऐसे लिखेंगे क्रॉस, अंदर की ओर, क्या, अंदर की ओर। दूसरी चीज जो दिमाग की बात है वो यह है, ट्रिक देख लो, ट्रिक देखो जरा ध्यान से, ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, जब तुम ऐसे जाओगे घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे, ये घड़ी की दिशा है ना, जब तुम घड़ी की दिशा से घूमोगे तो उसे बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, अंदर की ओर, क्या, अंदर की ओर, लिख लेना अंदर की ओर, ये है क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा अनुसार। जब तुम एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे कैसे, ए सी डब्ल्यू, ए हुआ क्या, बाहर की ओर, मैं तो भाई यहीं से करता हूं, मैं देख लेता हूं क्लॉकवाइज है ना, ए क्लॉकवाइज बाहर की ओर, सॉरी ए एंटी क्लॉकवाइज बाहर की ओर, क्लॉकवाइज अंदर की ओर, मैं उसके चक्कर में पड़ता ही नहीं हूं ट्रिक के, ठीक है, समझे कि नहीं, गॉट इट, आगे बढ़ते हैं।
देखो अब अपने को करना है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, जहां पे अपने पास है ए वेक्टर बराबर A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, बी वेक्टर बराबर B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। ठीक है, इसके पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, हाँ बताना जरूरी है ना यार। उसे करने के पहले आई कैप जे कैप के कैप का अपना एक अलग रूल होगा। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अगर एक्सेस आई कैप, जैसे मान लो ये आई है, जे है, के है, आई जे के, आई जे के जे आई, ऐसे नहीं बोल सकते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तीन डायरेक्शन हो गई ना, आई जे के जे आई, जे के आई, ऐसे नहीं बोल सकते। सर क्यों बाबू, एक्स वाई में तो बोल पा रहे थे। हाँ ठीक है, यहाँ पे अब एक्सेस डिफाइन हो रही हैं, एक्सेस डिफाइन हो रही हैं। कैसे? क्योंकि अगर तुमने, जैसे बात समझो, इस एक्सेस को तुम ऐसे पलटो फर्क नहीं पड़ता। जैसे आई जे के अगर है ना, आई जे के की जो सर्टेन एक्सेस है उसे पलटने फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुमने एक को ऐसे कर दिया, एक को ऐसे कर दिया, क्या होगा? वो डायरेक्शन का जो अपना सिस्टम है ना, वो पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। क्यों? ध्यान से देखो, आई और जे, इनका प्रोडक्ट जो आता है आई क्रॉस जे बराबर आता है के। आई क्रॉस जे कैसा हुआ? बाहर की ओर। कैसा है? बाहर की ओर, आउटसाइड द। ये क्या है? के कैप। समझ गए कि नहीं समझ गए? आई जे के। अब मतलब क्या हुआ देखो, अगर यह आई है, ए इंडेक्स फिगर आई, ए बीच वाली जे, अंगूठा अपना के, क्या ये सही है? चलो मैच करते हैं। सर आई, बात समझो, आई जे के, क्या ये सही है? आई से जे मुड़ाओ, आई से जे मुड़ो, कैसा आया? क्लॉकवाइज अंदर की ओर जाएगा, नीचे की ओर, है ना? अंगूठा लगा ले भाई, आई है ना, आई, आई क्रॉस जे ऐसे जा रहा है ना नीचे की ओर, आई पे रखा हूं ना, आई पे क्रॉस जे अंदर की ओर जा रहा है ना, के ऐसे होना चाहिए। मतलब क्या है? अब देखो, अभी भी नहीं होगा। आई जे के सही नहीं है, आई जे के ए, आई ए जे ए के ए ऐसे सही नहीं है, आई जे के ए सही नहीं है, आई जे के, इसे ऐसे कर लूँ ना तो भी सही होगा। अब एक्सेस ही गलत हो गई ना, इसे ऐसे ऐसे करता रहूं मैं, इसे आई लेना होगा, आई जे के, आई क्रॉस जे के, अब सही है। अब इसे ऐसे कर दो, देखो आई जे के, ऐसे करो आई जे के, ऐसे करो आई जे के, फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, निकालो डायरेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कहीं गलती होगी पूरा गलत होगा। ठीक है, यह अपना क्या है? एक्सेस है, आई जे के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ऐसे दिया जाता है लंबा सा, अपन इसे सॉल्व में समझेंगे। ऐसे फिगर बना लो, लिख लो आई, सॉरी लंबा कर लिया ना, आई जे के, आई जे के, आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे, जे क्रॉस के आई। उल्टा जाओगे तो माइनस हो जाएगा, उल्टा जाओगे तो माइनस हो जाएगा। और तीन में तुम या तो सीधा जाओगे या उल्टा जाओगे, तीन में कोई और बात हो ही नहीं सकती। तुम या तो सीधा जाओगे या उल्टा जाओगे। तुम या तो आई क्रॉस जे करोगे या जे क्रॉस आई करोगे। जे क्रॉस आई करोगे क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। क्या हो जाएगा? माइनस। आई क्रॉस जे करोगे तो के कैप, के क्रॉस जे करोगे माइनस के कैप, माइनस आई कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप। ठीक है, आ गया ना? लिख लेना ऐसे। यह क्या है? अपना छोटा सा ट्रक। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला याद रखना, क्लॉकवाइज का अंदर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज का बाहर की ओर। अपन मोस्टली इसे यूज कर सकते हैं, मैं तो भाई यही यूज करता हूँ, मेरे लिए यही बेटर पड़ता है। ठीक है, मेरे को उसमें ही अच्छा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मैंने कहा क्रॉस करेंगे। याद रखो, जब अपने पास दो टर्म हो, क्या कितनी टर्म हो, दो टर्म, ओनली टू टर्म्स प्लस टू टर्म्स, मतलब अपने पास टोटल चार टर्म हो। कितनी हो, टोटल चार। चाहे टू टर्म्स हो, चाहे तीन एक हो, चाहे दो दो हो, मतलब तीन एक हो, दो दो हो, या कुछ भी हो, अपने पास केवल चार टर्म होनी चाहिए। तब अपन क्या करेंगे, पिछला वाला रूल यूज करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, पीछे वाला रूल यूज करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन करा देना भाई, नहीं तुम कहोगे सर ऐसे छोड़ दिया आपने। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस k कैप प्लस i कैप प्लस 3i कैप, ऐसा रहे। या फिर ए वेक्टर दिया मैंने 2i कैप इक्वल टू 3i कैप माइनस 6k कैप प्लस 4j कैप। भाई देख, मैं आई कैप जे कैप के कैप ऐसे नहीं लिखता हूँ, मैं करता हूँ थोड़ा कंफ्यूज, ताकि तुम्हारी आदत बन जाए कि तुम हमेशा आसान चीज़ ना चाहो। है चीज़ एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कैप जे कैप के कैप, दाल रोटी सब्जी, रोटी दाल सब्जी, ठीक है, गॉट इट, समझ गए ना। ऐसा केस रहेगा तो क्या करेंगे, बच्चों की तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। जैसे 2i इंटू के, आई इंटू के उल्टा जा रहा है ना, आई के क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2j कैप माइनस 2j कैप क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 2 का इसमें करो, 2 3 जा 6, और आई कैप याद करो, साइन थीटा था ना, साइन 0 बराबर 0, ठीक है, साइन 0 बराबर 0। यहां देख लो या लिख ही लो ना। अगर अपने पास परपेंडिकुलर टर्म्स हुई, क्या हुआ, अगर अपने पास आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0। या फिर सीधी बात है ना यार, साइन थीटा है ना यहाँ पे, यहाँ क्या है, ये साइन थीटा आया है ना, लिख सकते हो यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए, अगर ए बी परपेंडिकुलर है तो क्या हुआ, ए बी हुआ, इफ ए बी ए कॉमा बी परपेंडिकुलर, और ए बी अगर पैरेलल है क्या हुआ, तो 0, सीधी सी बात है कि नहीं। अरे यार अगर ए और बी ऐसे ऐसे हो गए, इनके बीच में एरिया क्या बनी, दोनों पैरेलल, एरिया कहाँ बनी, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, फर्क ही नहीं पड़ता। यहां था ना 2i कैप प्लस j कैप 0, फिर 3j कैप का j के i माइनस 3i कैप, 3j के j और i माइनस के, 3 3 जा माइनस 9 के, ऐसे कर लोगे। ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी। सर यहाँ पे सर अपन मॉड आया होगा ना सर, डायरेक्शन निकाल लें, भाई इसमें डायरेक्शन नहीं निकलती है, डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें डायरेक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन अलग से तब निकालनी पड़ती है जब अपन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तब ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या डायरेक्शन आई है, क्या में आंसर आ गया तुम्हारा, इसे कर लेना। आता हूँ इस पे, अगर 3 3 है तो आई जे के तीनों हैं तो अपन यूज करते हैं डिटर्मिनेंट रूल, लिख लो ऐसे, आई कैप जे कैप के कैप, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ए हो गया ए क्रॉस बी। सर यहाँ पे अपने पास डायरेक्शन आएगी या मैग्नीट्यूड आएगा, बाबू डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब आएगा, बस इतना याद रखो। जब तक 3 3 ना हो तब तक मत करना, 3 2 हो तो भी कर लेना, 4 वही वाला पुराना वाला यूज करोगे, टाइम ज़्यादा जाता है इसमें, ठीक है। अपने पास 5 हुए तब ये शुरू होगा, मैं यहाँ पे 3 हूँ यहाँ 2 हूँ, चलो कर लो, ठीक है। आते हैं कैसे करते हैं इसको। सर आई जे के A1 A2
A3 B1 B2 B3। ठीक है, सबसे पहले आई कैप को पकड़ो, सबसे पहले किसको पकड़ो, आई कैप को, इसको पकड़ो, यह वाली लाइन खत्म कर दो और यह वाली लाइन क्या कर दो, इरेज कर दो। और उसके बाद हमारे साथ चलो शक्तिमान के समय में बोलो अंधेरा कायम रहे। ठीक है, क्या, अंधेरा कायम रहे, ये वाला रूल यहाँ लागू होगा। अरे मजाक करते हैं यार, अंधेरा कायम रहे, बी पहले ए वाला हाथ, पहले राइट ऐसे। ठीक है, पहले आई कैप लिख लिया ना बच्चे, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, उसी की रो, आई कैप वाले की रो और आई कैप वाले का कॉलम, इसका रो यह वाला, इसका ये वाला कॉलम, ये सब क्या कर दो, मिटा दो। आई कैप के बाद क्या हुआ बच्चे, आई कैप के बाद हुआ अपना B3 इंटू B2, अंधेरा कायम रहे, पहले मिटा दिया, फिर क्या किया, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम करो, B3 A2 माइनस B2 A3, B3 A2 माइनस B2 A3। अब देखो, इसके बाद इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, इसके बगल वाला होता है निगेटिव, इसके नीचे वाला होता है निगेटिव, फिर इसके बगल वाला होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव के नीचे निगेटिव, निगेटिव के बगल में पॉजिटिव, पॉजिटिव के बगल में निगेटिव, ऐसे पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव चलता है। लेकिन तुमको सब पे नहीं ध्यान देना है, तुमको केवल एक रो पकड़नी है आई जे के वाली, कौन सी, आई जे के, और कोई नहीं पकड़नी है, जीरो हो ना उसे भूल जाओ, तुमको केवल पकड़ना है आई जे के, क्या पकड़ना है, आई जे के। ठीक है, यहाँ मत सोचना है कि सर ए वाला पकड़ लेंगे, यहाँ पे 2 जीरो मिल गया, यहाँ पे दो जीरो मिल गया तो काम हो ही जाएगा, और 2 जीरो तुमको मिल रहा है तो तुम ऐसा करके क्यों रहे हो, अगर तुमको 2 जीरो मिल रहा है तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। मैंने बताया ना 4 पे कौन सा रूल लगेगा, पुराना वाला है कि नहीं। ठीक है, अब आया जे कैप की बारी, तो जे कैप को क्या लिखोगे, जे को लिखोगे माइनस जे कैप, बस माइनस जे कैप के बाद पूरा नियम फिर वही है, फिर अंधेरा कायम करना है। लेकिन इस बार अंधेरा कैसे कायम होगा, इस बार अंधेरा कायम होगा चलो अंधेरा कायम करते हैं, B1 B2 B3 है, जे कैप को मैंने पकड़ा है, जे कैप का रो और जे कैप का कॉलम साइड करो, ऊपर वाला गया, बीच वाला गया, B3 A1 B3 A1 माइनस B1 A3, समझ गया ना बच्चे। फिर आया के वाला प्लस, सर आ गया सर, के वाले में अंधेरा कायम करो, B2 A1 माइनस A2 B1, सॉरी B1 A2 लिख दो ना, नहीं तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे, B1 A2, समझ गए कि नहीं, आया ना अंधेरा कायम रहेगा रूल। हाँ, ए डिटर्मिनेंट मेथड है, इससे आई जे के में तुम्हारी वैल्यू जा गई। ठीक है, इसकी कर लो 2-3 वैल्यू लिख के प्रैक्टिस कर लो घर पे ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, और इनका जो खैर क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो। चलो 6 नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ 7 इसीलिए आया था ना, 6 में 5 कर लो, इसे प्लस कर लो। अपन ने सारे कॉन्सेप्ट क्या किए, पढ़ लिए। अब आता है बच्चों वाले क्वेश्चन पे, चुटपुटिया क्वेश्चन, a इज इक्वल टू दिस, पहले बदल दूं मैं, सर बदल लो, a इज इक्वल टू दिस और b इज इक्वल टू दिस, वेक्टर a का घटक वेक्टर b के अनुदिश है, a का घटक b के अनुदिश है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो बात समझो,
बी का डायरेक्शन में लिया ना, बी की दिशा ए है, बी वेक्टर ए है, ए का ए है, ए का घटक बी के अनुदिश, बी की दिशा में ए का घटक। तो पहले ए तुम फाइंड करो, ए थीटा कितना है। अपन जानते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, एक कॉन्सेप्ट यहां सीख लो। कैसे फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर, बताया था ना, एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल ए और बी के बीच का कैसे फाइंड करेंगे। अपन जानते हैं ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। अपन जानते हैं क्या, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी। क्या तुम यहाँ पे ए डॉट बी निकाल सकते हो? हाँ सर, ए डॉट बी निकाल सकते हैं। ए डॉट बी क्या आया, तो 2 एकन्ने 2 प्लस 3 एकन्ने 3, 2 3 हुआ 5, यही हुआ भाई ए डॉट बी। क्योंकि आई कैप का जे कैप में 0, जे आई कैप का और जे कैप का आई कैप में 0, तो हमेशा यहाँ पे A1 B1 A2 B2 A3 B3 ऐसे हो जाता है। ठीक है, 2 3 5। आते हैं एंगल पे, थीटा कैसे निकलेगा। अब ए डॉट थीटा बराबर, ऐसे समझो, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी। ए बी कॉस थीटा होता है ना, ए बी कॉस थीटा बाई ए बी, समझते हो ए बी क्या है। तो 2 3 का क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 13 हुआ, आई कैप जे कैप का हुआ रूट 2, 5 बटे रूट 13 रूट थ्रू अंडर रूट 26, 5 बटे रूट 26 हुआ ना, 5 बटे रूट 26। आओ यहाँ पे ए क्या है, कुछ है वो मत करो, छेड़ोड़ो नहीं, कभी भी ये नहीं कि सर कॉस इनवर्स है ना ना ना, कुछ नहीं। ए का अनुदिश क्या होगा सर, ए कॉस थीटा। क्या होगा, ए वही प्रोजेक्शन बोल रहा है घटक को, ए कॉस थीटा। क्या हुआ, ए का मतलब कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या यह लिखेंगे, नहीं, ए कॉस थीटा, ए की लेंथ कितनी है रूट 13, कॉस थीटा क्या है 5 बटे रूट 26। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, सी फॉर काऊ मॉम। बोलो गैया मैया की जय। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। पहले अपन ने एंगल बिटवीन वेक्टर निकाला, या लिख भी लो, एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या है, कैसे निकालोगे, तो लिखोगे ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए बी कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मतलब समझ गए ना, ए और बी बताया हुआ है यार। मॉड अपन लिखते नहीं है, अपन ए बी डायरेक्ट लिख देते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, एक बल 36 से 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, एक बल झुका हुआ है 36 से 60 डिग्री। अब ये मेरे लिए दिक्कत की बात है, खैर चलो करते हैं। ये 60 डिग्री पे झुका हुआ है, सॉरी, अच्छा 36 मतलब यहां से होगा क्या, ऊपर से ऐसे 36 से 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। यदि 36 दिशा में इसका आयताकार घटक 50 न्यूटन है, 36 दिशा में घटक इसका कितना है 50 न्यूटन, बल का घटक कितना है 50 न्यूटन, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में बल का परिमाण होगा, ए वाला परिमाण पूछ रहा है, ए वाला दिशा कितना होगा। सीधी सी बात है सर, अपन जानते हैं ना, याद करो, बेस tan थीटा, बेस tan थीटा, डायरेक्ट जाओ, 50 tan 60, 50 tan 60 डिग्री। नहीं याद आया तो बच्चों की तरह करोगे, इसे ले लोगे P, इसे ले लोगे B, P बाई बी इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, 50 tan 60, 50 tan 60 क्या हुआ बच्चे, √3, 1.732, 50, 50 डेढ़े 75, डेढ़ 75 होगा नहीं, 25 तो होने की बात ही नहीं, 100 हो नहीं सकता, 2 है नहीं, 87। आगे बढ़ो, अरे है कि नहीं, डेढ़ होगा नहीं, 50 डेढ़े 75। शून्य परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न परिणाम वाले समतलीय सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी जोड़ी जाए।
अच्छा, शून्य परिणामी प्राप्त करने के लिए, अरे यार तुम लोग भी जानते हो, परिणाम बोला वही सही बोला है। अगर अपने को कितने देखो, अगर दो वेक्टर जोड़ा, तो या तो इनका परिमाण विभिन्न परिमाण तो हुआ नहीं, सेमी परिमाण होना है, तो मिनिमम कितने चाहिए? 3। बहुत छोटा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, बच्चों वाले क्वेश्चन भी चल रहे हैं भाई, चुटपुटिया। दो समान बलों के ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। हाँ, इसके पहले वाला आ सकता था, वो थीटा वाला ना, एक कॉस थीटा वाला, वो नीट का क्वेश्चन है, वो नीट के लेवल का क्वेश्चन है, शायद नीट में ही आया था। दो समान बलों के परिणाम का वर्ग उनके गुणनफल का 3 गुना है, बलों के बीच का कोण है। देखो, दो समान बलों के परिणाम का वर्ग, इनके परिणाम क्या, इनके परिणाम ही है क्या? दो समान बलों, अगर ये समान है तो F प्लस एफ हुआ, जैसे मान लो F वेक्टर है प्लस F वेक्टर 2F वेक्टर, इनके परिमाण का वर्ग, इसका स्क्वायर करो, 2F का क्या हो गया 4F स्क्वायर, उनके गुणनफल का 3 गुना है, मतलब 4F स्क्वायर इज इक्वल टू उनके गुणनफल F इंटू एफ, मतलब स्क्वायर, मतलब F इंटू एफ स्क्वायर, गुणनफल का 3 गुना है। तो क्या होगा, तो बलों के बीच का कोण है, बलों के बीच कितना कोण होना चाहिए? अरे यार, लेकिन दो जब समान बल है तो उनके बीच कोण क्या होगा यार? 0 होना चाहिए। अगर वो समान बल है तो उनके पास कोण क्यों होगा? यहां बोले दो समान बलों के परिणाम का, गलत बोला, क्वेश्चन गलत है, कैंसिल क्वेश्चन, बेवकूफ है क्वेश्चन वाला, क्या दे दिया? समान बल थोड़ी ना होते यार, दो बल जिनका परिमाण समान है, परिमाण समान, दो समान परिमाण वाले बलों का, ऐसा कर लो, चलो ऐसे करके देखते हैं। समान परिमाण मतलब ऐसे, ठीक है, याद करो फॉर्मूला, याद करो फॉर्मूला, उनका परिणामी क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट में है ना। उनका परिणामी क्या होगा सर? ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, तो 2a स्क्वायर 2a अंडर रूट ऑफ, बात देना ध्यान को, 2a प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, समझे कि नहीं? समझ गए ना? नहीं समझे? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, तो 2a स्क्वायर कॉमन लिया, सॉरी यार a रूट 2 होगा ना, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, गलती हो गई, 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ऐसे गलती हो जाती है तेजी से करने में, चिंता की बात नहीं, होती रहती है, अपन भगवान थोड़ी ना, गलती नहीं होगी, गलती तो होती रहती है। अरे ये सब छोटी गलतियां हैं, अभी मैं बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी सब करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं जो गलती ना करता हूँ। उनके गुणनफल का 3 गुना है, उनके गुणनफल का 3 गुना मतलब का वर्ग, इसका वर्ग करो, अरे खामखा इसका वर्ग करना था ना, खामखा मल्टीप्लाई किया यार, ए लाया, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ए इनका वर्ग है आर स्क्वायर, ए आर था ना, आर स्क्वायर क्या हुआ? ए हुआ, ए वर्ग क्या है, किसके बराबर है सर? उनके गुणनफल का 3 गुना है, गुणनफल क्या होगा उनका? गुणनफल मतलब ए भी सही नहीं बोल रहा है यार, सदिश गुणनफल बोल, अदिश गुणनफल बोल, कुछ तो बोल, अपन मान के चलेंगे अदिश गुणनफल है क्योंकि यह अदिश आया है, ठीक है, ए और बी, ए और ए दोनों सेम है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, क्यों ए सर? उन दोनों का जो लेंथ है वो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है ना, परिमाण सेम है, तो क्या हो गया ए स्क्वायर कॉस थीटा, हाँ सर ए स्क्वायर कॉस थीटा ये लिख लिया, और यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं बाबू? यहाँ पे अपन ऐसा करते थे, लिख लेते हैं, देखो यार
जेई वालों, इससे स्लो चलोगे तो काम नहीं बनेगा यार, ठीक है। ए अभी स्लो ही चल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा तेज है, ज़्यादा तेज नहीं है अभी। ए स्क्वायर कॉस थीटा है ना, 3 गुना है, 3 गुना 3a स्क्वायर कॉस थीटा, सॉल्व कर लो यहाँ से। ए स्क्वायर कैंसल, 2 कॉस थीटा इधर लाओ, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2 कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 3/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो यहाँ पे, 1 माइनस 3/2 कितना हुआ, एक में से डेढ़ गया 0.5, इसे मैं लिख दूं 1/2 कॉस थीटा इज 1 प्लस 1/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। हाँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू -2 आ रहा है यार, कॉस थीटा इज इक्वल टू, पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। तो कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, वैसे ही प्रॉब्लम लग रही है यार, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना यहाँ पे। उनके गुणनफल का 3 गुना है, कौन सा गुणनफल करूं भाई मैं, ए स्क्वायर करूं क्या, कॉस थीटा हटा के ए स्क्वायर कर दूं, हाँ तब आ सकता है। कॉस थीटा हटा के अगर मैं ए स्क्वायर कर दूं, चलो छोड़ो, कॉस थीटा हटा के अगर मैं ए स्क्वायर कर दूं तो आ सकता है, देख लेते हैं उस पर भी। 2a स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर इसको काट दिया, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, यहाँ 1 बचा ना, कटा है तो कॉस थीटा बराबर -12, थीटा बराबर माइनस कितना होगा, अरे माइनस में कोई कॉस माइनस थीटा ना 120 होना चाहिए, 120 डिग्री आएगा, 120 है क्या कोई, ये भी नहीं है, π/2 π/4 π/3, कॉस थीटा बराबर -2 आ रहा है क्या, मालूम नहीं हो क्या है, वही जाने, मैं नहीं जानता, बेवकूफ कहीं का, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है यार, कोई बात होती है। गुणनफल कौन सा गुणनफल भाई, समान बलों मतलब क्या है, यही दो सदिशों ए और बी के अदिश, टाइम खराब किया मेरा, यही दो सदिशों ए और बी के अदिश और सदिश गुणनफल परिमाण में बराबर है, मतलब क्या है, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा बराबर, आंसर क्लिक किया अगर यार, बच्चों वाले क्वेश्चन है यार, तो मजा नहीं आ रहा ना। यदि सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो गुणनफल बी डॉट ए, ठीक है, यही समझो, ए जो होगा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए जो होगा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, अगर यह परपेंडिकुलर हुआ मतलब मान लो सी हुआ और सी डॉट ए एंड सी परपेंडिकुलर ए, तो क्या होगा इनका ए वाला प्रोडक्ट सर 0 हो जाएगा, क्लियर है 0। आगे बढ़ते हैं, चित्र में दिखाया गया भुजा ए के घन में फलक के केंद्रीय बिंदु ए बी ओ डी से फलक के केंद्रीय बिंदु बी ई एफ ओ तक का सदिश होगा। देखो बच्चों, इसे इमेजिन करना है, जिस रूम में हो ना, बात समझो, देखो ए मेरा बोल्ड मान लो, क्या ये जो मेरा बोल्ड है ना, चलो मैं दिखा दूं, आई कैप वाई सॉरी जे कैप के कैप, बाहर की ओर निकल रहा है आई कैप, बाहर की ओर कौन निकल रहा है, आई कैप, तो आई क्रॉस जे के, रूल सही है, देख लो ना, आई क्रॉस जे के, अब सही है ना, सही है ना, आई क्रॉस जे हवा में हो रहा है, मेरा आई ऐसे है, मेरा आई कैसे है, ऐसे है, बाहर की ओर है, लिख लो। मैं कह रहा हूं इस पे रखी गई अपन ने सीट, इस पे अपन ने रख दिया एक बॉक्स, इस पे अपन ने क्या रख दिया, एक बॉक्स, बॉक्स टाइप का है, यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे पास, फिर भी समझ लो बॉक्स रख दिया मैंने कहा बॉक्स के इस वाले एंड से, बॉक्स के यहां से, ठीक है, बॉक्स के इस बीच से मैंने ऐसे ले गया,
ऐसे सामने गया, बिल्कुल बिल्कुल सामने सामने। जरा तुम मुझे बताओ, जरा तुम मुझे बताओ, अगर बॉक्स के सामने जा रहा है तो कौन सा पार्ट जीरो होगा? बात समझो ना, बॉक्स बिल्कुल ऐसे आ रहा है, बिल्कुल ऐसे आ रहा है, ये यहाँ पे समझो ये अपना बॉक्स है और ये ऐसे आ रहा है, ऐसे यहाँ बॉक्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ ऐसे बॉक्स है पूरा, ये पूरा अपन क्या है, बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक आ रहा है, इसको पकड़ के ट्रांसलेट कर ले जाओ यहाँ पे, यहाँ पे कर सकते हो ना? हाँ सर कर सकते हैं। कौन सा पार्ट अपना जीरो ही जीरो है, बताओ मेरे को। एक पार्ट बिल्कुल चल ही नहीं रहा, खुद सोचो ना, खुद सोचो। अपन दो पार्ट पे चल रहे हैं, एक पार्ट अपना चल ही नहीं रहा, कौन सा? सोचो जरा सा। सर के वाला, क्योंकि ये जो वेक्टर है ना वो इसके के परपेंडिकुलर है, के बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर। के वाला पार्ट बिल्कुल हिल नहीं रहा, के वाला पार्ट बिल्कुल हिल ही नहीं रहा, तो क्या लिखेंगे? बताइए क्या लिखेंगे, बता सकते हैं आप लोग? नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब जरा मेरा दिमाग समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अपना जो वेक्टर आ रहा है ना वो आ रहा है ए के कैप। ए जो वेक्टर आया इसे जरा यहां रखो, बिल्कुल इसे इमेजिन करो ना कि यह जो है ये बिल्कुल वाई कैप पे जा रहा है, बिल्कुल वाई वाली लाइन पे ही जा रहा है ए के कैप, बिल्कुल वाई वाली लाइन पे कितना जा रहा है, ए के कैप। अब ए के कैप किसके बराबर होगा, हाफ ए के कैप माइनस आई कैप, हाफ ए जे कैप माइनस आई कैप, हाफ ए आई कैप माइनस के कैप, हाफ ए जे कैप माइनस के कैप। ये तो टफ काम है यार। अपना तो वेक्टर ए वाई वाला है ना, सॉरी वाई वाला जे कैप है, ए जे कैप अपना आ रहा है ए जे कैप, ठीक है। और सदिश होगा, कुछ इसमें गड़बड़ी है क्या? एक सेकेंड, अपन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ए बी ओ डी, ए बी ओ डी, अरे यार बी ई एफ ओ, बी ई एफ ओ, ए वाला मतलब सॉरी गलती होगी बच्चों, मैंने कहा ना गलती होती रहती है मुझसे जब मैं तेज चलता हूँ, तेज इसीलिए नहीं करना चाहिए। आते हैं फिर से, देखो ए कह रहा है ए वाला वेक्टर बताओ, ए वाला बीच वाला, ठीक है। ए कह रहा है बीच वाला वेक्टर बताओ, ऐसे वाला, यहाँ समझो ए कट करो, ए कह रहा है ए वाला वेक्टर बताओ। ए बनाया सामने था, मुझे लगा कि ये सामने एच वाला, एच जो है ना ये इस वाले पार्ट पे है, ए बी एफ ओ पे है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से पीछे वाले पे जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ऐसे है। इसका ये मतलब एक भी है, मैं क्वेश्चन करके नहीं आता हूँ, मैं क्वेश्चन करके नहीं आता हूँ, अरे देख लेता हूँ यार, एक बार देखना जरूरी होता है, जैसे मान लो कॉन्सेप्ट देखना जरूरी होता है। अबे चंगू मंगू क्या देखूँ यार, मैं नंगे क्वेश्चन आते देखा जाता, थोड़ा करके तुम्हें कुछ भी नहीं आता। ये जो अपना पॉइंट है ना ये इस बाहर की ओर है, ठीक है, बाहर की ओर से अंदर की ओर जा रहे हैं, अब गेट करना है। अब बात समझो, बाहर की ओर से अंदर की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब एक्स और वाई में ही जो होगा वेक्टर होगा, ए वाला वेक्टर ऐसे ही बनेगा, के कैप जीरो रहेगा, के पैक वाले कितने हैं, सी इज द आंसर, खत्म बात। बच्चा था यार, है कि नहीं, हल्का सवाल था ना, क्योंकि के कैप में तो कुछ जा ही नहीं रहा ना, के कैप में चेंज कहाँ है, इसका भी आधा के बाई टू, इसका भी आधा के बाई टू, के बाई टू में कोई चेंज नहीं, बराबर हुआ, जे और आई में जाएगा। क्लियर है कि नहीं, है ना क्लियर, दिखाई दे रहा है ना, आगे बढ़ो, आई जे के वाला काट दो बस, आगे बढ़ो। दो सदिश ए और बी का परिणाम समान है, ए प्लस बी का परिमाण ए माइनस बी के परिमाण का n गुना है। अरे 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 बाबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो परिमाण समान है ना, किसका, ए और बी का,
ठीक है, परिमाण समान है, इसे भी कर लो a, और मान लो कुछ डिफरेंट, मतलब कि मान लो दो से परिमाण समान है। चलो अपन अब गेट करते हैं। तुम बस समझो कि इसका परिमाण a के बराबर है, ए बी बराबर a है। a प्लस बी का परिमाण a माइनस बी के परिमाण का n गुना है। वैल्यू पुट कर दें, देखो जरा ध्यान से, a रूट टू, ए रूट टू आ गया ना। हाँ, यहाँ एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना। यहाँ आ जाओ, परिमाण n गुना है a प्लस बी और a माइनस बी। a माइनस बी भी कितना होगा, a प्लस बी कितना है रूट टू, a माइनस बी कितना होगा रूट टू। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, a प्लस बी रूट टू, a माइनस बी रूट टू, दोनों रूट टू, ठीक है। a प्लस बी रूट टू, a माइनस बी रूट टू, परिमाण का n गुना है। a और b के बीच का कोण, a और b के बीच का कोण बताना है। a है, a मान लो a b है, नीचे जाएगा ना भाई, माइनस बी तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन a तो रूट टू ही रहेगा ना, a माइनस बी है तो बीच का कोण बताना है। n बराबर 1 है ना, यहाँ पे n क्या है, n गुना है, n मतलब 1। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो जरा मेरे को बताओ भाई क्या होगा। 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, यही दो केस होंगे, यही दो केस होंगे, लेकिन यह आंसर होगा। क्यों, याद करो वहां पे भी स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा ही आएगा। क्लियर है ना, बस यहाँ से दिमाग लगा के आंसर मार दो, आगे कैलकुलेट कर लेना घर पे, ठीक है। नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं अगली बार जब भी आऊँ, अगली मैं शॉर्ट्स में बना के भेज दूंगा, 1 मिनट का ही तो है, अगला मैं शॉर्ट्स बना दूंगा, इस पर शॉर्ट्स में ही से बना के भेज दूंगा, ठीक है। बाकी करने की कोशिश करना तुम लोग ऐसे, लेकिन दिमाग यहाँ से लगा लो यार, क्या कि यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे होगा तो एन स्क्वायर तो होना ही होना है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, एक समतलीय सदिश। समतलीय मतलब कि कोप्लेनर, कोप्लेनर, हाँ कोप्लेनर होगा ना, समतलीय, समतल, सेम तल में, ठीक है। सीधा इसका परिमाण इस प्रकार है कि ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी। जरा समझो इसे, ए कह रहा है, अरे यार यहाँ वाइट लगा दिया, ए डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। पीछे चले, ए है और ए है, मल्टीप्लाई करो दोनों को, ए डॉट बी कितना आ रहा है सर, ए डॉट बी आ रहा है 1, ए डॉट बी बराबर क्या आ रहा है 1, आई कैप प्लस आई कैप 1 माइनस 1 कितना आ रहा है 0, ए डॉट बी कितना आ रहा है सर 0 आ रहा है। तो अपने को एक ऐसा कोप्लेनर चाहिए, अपने को एक ऐसा कोप्लेनर चाहिए, ए बराबर आई प्लस जे है ना, बी बराबर आई माइनस जे, जे माइनस के नहीं ना है, आई माइनस, सही है। जरा ध्यान दो, अपने को फीलिंग होनी चाहिए, इतना तो दिमाग होना चाहिए, आई प्लस जे ऐसे होगा, आई माइनस जे ऐसे होगा, आई माइनस जे ऐसे होगा, और दोनों सेम होंगे, आई प्लस जे रूट टू का, ए भी रूट टू का। तुम जरा ध्यान से सोच के बताओ, अगर मेरे को सी चाहिए क्या, या तो मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं, एक वेक्टर इनके परपेंडिकुलर आ जाएगा, जिनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, इसके भी परपेंडिकुलर हो, इसके भी परपेंडिकुलर हो, ए 0 है ना, ए डॉट बी क्या है 0, तो ए होना चाहिए 0, ए डॉट सी बी डॉट सी दोनों क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए, मतलब ए और बी दोनों के क्या हो, सॉरी ए है बी ए है, ए और बी दोनों के क्या हो परपेंडिकुलर हो, ए और बी दोनों के क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हो ही नहीं सकता। क्या चाहिए अपने को कोप्लेनर, सी क्या है कोप्लेनर है, मतलब इसी प्लेन में है कहीं ना कहीं, इसी प्लेन में है ना, इसी प्लेन में है सी कहीं ना कहीं। जरा तो दिमाग लगाओ मेरे बच्चे, कैसे करोगे, एक तरीका और है, दिमाग दूं, लोगे दिमाग, आंसर आएगा इस लाइन के अलाउ, सोच लो, चलो करते हैं। ले लो C इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, C का A में मल्टीप्लाई करो, C का A में मल्टीप्लाई करो तो क्या आया A माइनस ए प्लस बी,
ए डॉट सी क्या आया, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी डॉट सी करो, ए माइनस बी, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। जरा ध्यान देना, मतलब क्या हुआ, ए कैंसल, ए कैंसल, बी इज इक्वल टू जीरो, ए कैंसल, ए कैंसल हुए ना, बी इज इक्वल टू जीरो, बी अपना क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और फिर ए इज इक्वल टू ए तो हो ही जाएगा। समझ गया कि नहीं हो गए? मैंने आंसर बोला था कि आंसर क्या आएगा, इस लाइन के अलोंग आएगा और उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, कुछ भी होगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर b की वैल्यू जीरो हो गई तो a इज इक्वल टू ए हो ही जाएगा, फिर दिक्कत नहीं है। आंसर देख लेते हैं, आंसर सारे सही हैं। बेवकूफ़ी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत है। गलतियां होती रहती हैं, ये सब ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, तुम लोगों को चेक किया जाता है कि तुम लोगों के अंदर कितना तुम लोगों के अंदर धैर्य है, क्या तुम लोग जज कर पाते हो खुद को। ठीक है, गलत क्वेश्चन आने से ही होता है, अपने को फीलिंग होती है कि यार अपन सही है, अपन कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, कॉन्फिडेंस। जैसे चलो आज टाइम याद हो रहा है, ये वाली कॉन्फिडेंस वाली कहानी फिर किसी और दिन से कहूँगा। ठीक है, याद दिलाना मुझे, कमेंट में याद दिलाना, सर कॉन्फिडेंस वाली कहानी सिखा दो, सुना दो, सिखाऊँ क्या। एक बल इतना है, एक बिंदु इतना है, देखो पर कार्य करता है W। ठीक है, तो तब बिंदु इतना के चारों ओर, मतलब इतना के चारों ओर बल आघूर्ण का परिमाण होगा √x। बाबू r क्रॉस f का क्वेश्चन है, खामोखा वेक्टर में डाल दिया। एक क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन के टाइम का, इसे तभी किया जाएगा, टाउ टॉर्क। ठीक है, तब तक के लिए साथियों अपन इस क्लास को यहीं एंड करने जा रहे हैं। उसके पहले बता दूं, जो भी बताया गया थोड़ा तेज बताया गया है, आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो, दोबारा देखो, सारे कॉन्सेप्ट जो मुझे बोलना था मैंने सारा बोल दिया। ठीक है, जेई के लिए टाइम कम है, कोर्स ज़्यादा है, करेंगे, पूरा करेंगे। ए वेक्टर आप लोगों को पहले भी आता होगा, अभी थोड़ा सा मैंने और फर्निश कर दिया है। ट्रिक्स जो मैंने दिखाई हैं उसे बिल्कुल बहुत यहाँ से पहले करके देखना, फिर इस्तेमाल करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स में कहीं भी क्लैरिटी मत छोड़ना, कॉन्सेप्ट्स अपने को आने चाहिए। बाकी कुछ बचे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो और फिर मैं देख ही लूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों राधे राधे।